मेरे गुरु शंभू महाराज जी भाव के लिए बहुत मशहूर थे। जाके धर्मशालाओं में रही, 1 हफ्ते रहती थी, वो निकाल देते थे। कृष्ण ने गोपियों के साथ महाराज लीला की है। उसने मुझे ठीक श्रीनाथ जी के सामने खड़ा कर दिया। परिक्रमा कर रही थी पशुपति नाथ जी की। तो मैंने कहा मैं तो तब जानूं आपको जब मेरे को पद्मा अवार्ड मिल जाए। मैं 6-6 7-7 घंटे घुंघरू उतरता नहीं था। हाफिज अली खान साहब, उन्होंने मुझे कलकत्ता भेजा। ईरान के शाह और उनकी वाइफ वो पहुंचे हुए थे, तो मेरे घुंघरू की रस्सी टूट गई, बट आई केप्ट ऑन डांसिंग। गालिब के बारे में ऐसा लगता है मेरा कोई पिछला रिश्ता है। अटल जी के पास गई, इतना एफर्ट करने के बाद में अब मेरे को हॉल भी मिल गया है। 5 लोग बैठे हैं। रविशंकर जी आए मेरे पास, उन्होंने कहा फिक्र मत करो, ये हॉल भरेगा। गालिब की हालत बहुत खराब हो गई थी। आंसू आ जाते हैं जब मैं उनके बारे में सोचती। एक समय ये आया कि कंस्ट्रक्शन रुक गया क्योंकि मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, पर मेरे पास पैसा नहीं था। ताल तत्वा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जिनकी घुंघरू की छनक और भावों की गहराई ने कथक को एक नई पहचान दी है। उनकी कला में हमें सदियों की परंपरा, आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जैसा कि मिर्जा गालिब ने कहा है, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, ना होता तो क्या होता। ठीक वैसे ही आज की हमारी मेहमान कला के अस्तित्व से कथक को एक नया जीवन दिया है। आज हमारे स्टूडियो में है पद्म भूषण से सम्मानित कथक की जीवन किंवदंती डॉक्टर उमा शर्मा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ताल तत्वा की नमस्कार। कथक की पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए। नहीं, मैम, अगर हम बात करते हैं आपके बचपन की, एक ऐसा बालमन जो इंडिया गेट जाता था पैदल जामुन तोड़ने के लिए, भीमसेन जी की दुकान पे पथराव करना, खश के शरबत का शौकीन, आपके बचपन से हम लोग शुरू करना चाहेंगे। आपके पिताजी के बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल। बचपन में हम लोग यहाँ नहीं रहते थे। आपको पहले एक बात कह दूं, मेरा गला बड़ा खराब है। एनीवे, I'll try and speak with this kind of throat. हम बंगाली मार्केट में रहते थे। हमारा जाना इंडिया गेट की तरफ पैदल जाते थे। इवन रात के 11 बजे भी निकल जाते थे, कोई डर नहीं था। अब तो बड़ा डर लगता है। आप 7 बजे नहीं निकल सकते अकेले। हम लोग सब ग्रुप बना के चले जाते थे। मेरे पिताजी पंडित, हम लोग ब्राह्मण हैं और धौलपुर की तरफ से पंडित वासुदेव शर्मा। संस्कृत में वो पोएम लिख लेते थे और उनको क्लासिकल गाने का बहुत शौक था। खुद भी गाते थे, बहुत शौक था। और इसी तरीके से उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया और मुझसे कहा कि तुम गाने की तरफ जाओ। पर मेरे को डांस का शौक था। मैं गाने की तरफ नहीं जाती थी, पर गाती थी जरूर। इसी तरीके से धीरे धीरे बड़े हुए और
मेरे पेरेंट्स ने ये ज़रूर कहा कि पढ़ाई करनी है, तो मैंने सेंट थॉमस स्कूल से स्कूलिंग की। बीए तक लेडी श्री राम कॉलेज को ज्वाइन करके बीए किया। करने के बाद में मैं बिल्कुल डांस में चली गई। तब तक हम बंगाली मार्केट छोड़कर ईस्ट ऑफ कैलाश में आ गए। अब ये है कि यहाँ मेरी एकेडमी है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि छोटे छोटे बच्चे, बड़े जन सब सीखते हैं। कल ही प्रोग्राम था। आई वॉज थ्रिल्ड सीइंग सो मैनी चिल्ड्रन। मैं सोचती थी कब आते हैं, और इतने सारे बच्चे यहाँ पे स्कूल में, मैंने तो उन्हें देखा नहीं। एनीवे, आई वॉज थ्रिल्ड with so many children. They all danced happily. Everybody, बड़ी लड़कियां भी, छोटे बच्चे भी और छोटी लड़कियां, सब नाचे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब ये है कि एकेडमी चला रही हूँ। जहाँ तक रही भाव प्रदर्शन की बात, मेरे गुरु शंभू महाराज जी भाव के लिए बहुत मशहूर थे और मैं उनको देखा करती थी। भाव प्रदर्शन मैंने उन्हीं से सीखा। उन्होंने कहा मेरी आंख में अभिनय है। खैर, करती हूँ और भाव हृदय से निकलता है, जो कि मैं जब अपने आप करने लगती हूँ, मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता। ये नहीं कि अब कौन गली गए शाम, कौन गली 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 बालों की मांग, गली हाथ की रेखाएं, गली गए शाम, बता दे बता दे। रिक्वेस्ट करना, एक सखी दूसरी सखी को कह रही है बता दे बता दे बता दे बता दे। गुइया गुइया, एक सखी दूसरे सखी को कह रही बता दे गुइया, बता दे बता दे बता दे बता दे बता दे बता दे बता दे। गुइया, कौन कौन गली गए शाम। अब ये मैंने पहले से तैयार नहीं किया, आपको उसी वक्त करके बताया। भाव अंदर से निकलता है, उसमें दिमाग की गहराई को यूज करने की जरूरत नहीं है। हृदय से भाव प्रदर्शन हुआ। ये मैंने महाराज जी से सीखा और उन्होंने कहा भी कि तू ये अभिनय करेगी, आपके पास मौजूद है। जी, अभी आपने बात की श्याम की, भगवान कृष्ण की, तो आपका एक कनेक्शन वृंदावन से भी रहा है। आपको एक सलाह मिलती है
और आप वृंदावन जाती हैं, धर्मशाला में भी रहती हैं, आपको एक संदूक का बक्सा मिलता है, उस किस्से के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने कहाँ सुना? मैं आपका सारा देख के आया। हाँ, वृंदावन जाती रही, बहुत गए, जाके धर्मशालाओं में रही। 1 हफ्ते रहती थी, वो निकाल देते थे, तो दूसरी धर्मशाला देखती थी। मैं जाती थी स्वामी लाडली शरण जी से रासलीला के विषय में बातचीत करने। फिर मैं स्वामी लाडली शरण से मिली और उन्होंने कहा, बेटा कौन गोत्र हो? तो मैंने उन्हें अपना गोत्र बताया। वही गोत्र निकला जिस गोत्र के स्वामी लाडली शरण जी थे। तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। उन्होंने मंदिर में, जहाँ वो खुद रहते थे, मेरे लिए एक कमरा निकाल दिया और कहा, बेटा तुम यहाँ रहो। गाय का दूध, उनके यहाँ गाय थी, गाय का शुद्ध दूध मेरे लिए रोज 1 गिलास आता था। स्वामी जी ने बड़ी देखभाल की मेरी, और इसी प्रकार से मैं वृंदावन जाती रही और सीखती रही रासलीला, जिसका संबंध कथक से बहुत है। कथक कथा कहे सो कथक कहलावे। कथा से कथक निकला, और कथक में रास का बहुत संबंध है, और वो संबंध लेकर मैंने कथक को रासलीला के साथ आगे बढ़ाया। और एक नृत्य नाटिका जो कि श्रीमद् भागवत पर आधारित है, जिसको मैं हर वर्ष करती हूँ। इसमें महारास लीला 10वां स्कंद 10वें अध्याय पर आधारित है, जहाँ पे कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास लीला की है। उसमें राधा नहीं थी, इसलिए राधा नाराज भी हो गई थी, कृष्ण से रुष्ट हो गई थी। लेकिन महारास लीला में कृष्ण ने रास गोपियों के साथ रास किया है। तो अभी हमने बात की भगवान कृष्ण की, वृंदावन की। एक कनेक्शन आपका है नाथ द्वारा की भी एक कहानी है, और पशुपति नाथ की भी एक कहानी है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। श्रीनाथ द्वारा मैं परफॉर्म करने गई, लेकिन मैंने कहा जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं श्रीनाथ जी के दर्शन क्यों नहीं कर लूँ। बड़े आश्चर्य की बात है, जब मैं ये सोच रही थी तो परेशान थी, बहुत ही भीड़ थी वहाँ पे, मतलब कहना नहीं चाहिए, इतनी अधिक भीड़ थी। मैंने इसको सोचा इस भीड़ में जाना बहुत मुश्किल है। उसी वक्त एक छोटा लड़का आया। लड़के ने मेरे से कहा, मैडम आप श्रीनाथ जी के दर्शन करना चाहती हैं? मैंने कहा हाँ मैं करना चाहती हूँ। तो बच्चे ने कहा मेरे पीछे पीछे चलिए। मैंने अपने कलाकारों को भी साथ लिया और उसके पीछे चल पड़ी। जब मैं वहाँ पहुँची तो उसने मुझे ठीक श्रीनाथ जी के सामने खड़ा कर दिया। मैं और श्रीनाथ जी, मुझे समझ में नहीं आया
पीछे इतनी भीड़ कि कह नहीं सकती। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सोचा, लेकिन मैंने कहा वो लड़का कहाँ गया? तो वो तो गायब, वो तो चला गया। पता नहीं कौन था, कैसे आया। मैं सोचती रही, पर मैंने बड़े अच्छे से श्रीनाथ जी के दर्शन किए। श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद में मैंने अपने कलाकारों को कहा, मैं निकल रही हूँ बाहर, आप लोग मेरे को बाहर मिलो। क्योंकि आ नहीं सकते थे वो लोग, एक रस्सी बीच में थी। इसके बाद में हम लोग सब बाहर निकले थे। दूसरा वाकया है कि मैं नेपाल गई थी, नेपालीज गवर्नमेंट के इनविटेशन पर। मेरा वहाँ भी परफॉर्मेंस था। तो मैंने कहा पशुपतिनाथ के मैं ज़रूर दर्शन करूँगी। तो मैं गई पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए। जब परिक्रमा कर रही थी पशुपतिनाथ जी की, तो मैंने कहा मैं तो तब जानूँ आपको जब मेरे को पद्मा अवार्ड मिल जाए। और दर्शन करके मैं चली गई। सो रही थी रात को, भोर सवेरे हुई, बहुत सवेरे मेरी बहन मेरे पास आई। उसने मेरे को हिलाया, उमा उठो, उमा उठो, तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है। मैंने कहा कोई और उमा होगी, मैं करके वापस सो गई। फिर भी वो हिलाती रही और उसने कहा उठो, तुम्हारा अनाउंस हो रहा है, उमा शर्मा, दिल्ली ऑफ दिल्ली, तो तुम उठ जाओ। मैं उठ गई और मैंने खुद सुना। उसके बाद मैं दिल्ली वापस आई। तो वाकया बिल्कुल सही था। पद्मश्री मेरे को ऑफर हुआ। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि मैंने पशुपतिनाथ जी से कहा था और वो सही निकला। जब परिक्रमा कर रही थी तो मैंने यही कहा था, मैं तो जब मानूं आपको जब मेरे को पद्मा अवार्ड मिल जाए। अगर हम बात करते हैं कि आपकी सफलता की, अभी आपने बात की एक सफलता की, इस सफलता के पीछे एक संघर्ष भी रहा होता है हमेशा। और उस संघर्ष की बात करें, आप नॉन घरानेदार थी, सब कुछ चीज़ें आपको थाली में परोस के नहीं मिला था, आपने अपना हक छीना था। तो कितने लोग सहज थे या समाज सहज था आपको नृत्य के प्रति एक्सेप्ट करने में? क्या स्ट्रगल्स आपको देखने पड़े उस समय? परिश्रम मेरे को बहुत करना पड़ा। मैं 6-6, 7-7 घंटे घुंघरू उतरता नहीं था। मैं रियाज करती थी, बहुत रियाज करती थी। मैंने कभी किसी से कहा नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे आगे बढ़ाइए, मेरे को प्रोग्राम दिलवाइए। पता नहीं क्यों अचानक एक समय ऐसा आया जब मेरे को ऑफर्स आने लग गए, और वो कैसे आए मुझे नहीं मालूम। एफर्ट मेरे को कोई करना नहीं पड़ा। हाफिज अली खान साहब जो सरोद वादक हैं, उस्ताद अमजद अली खां के पिताजी, उन्होंने मुझे कलकत्ता भेजा। कलकत्ता में मेरा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद में और भी ऑफर्स आए, कभी कहीं, कभी राजस्थान, कभी उत्तर प्रदेश। करती रही, मैं रियाज करती गई और
ये प्रोग्राम करती रही। उसी के बाद राष्ट्रपति भवन में भी मेरा प्रोग्राम हुआ। मुझे याद है जब मैं प्रोग्राम कर रही थी, ईरान के शाह और उनकी वाइफ बेगम वो पहुंचे हुए थे। वो शाही मेहमान थे। जब मैं नाच रही थी तो मेरे घुंघरू की रस्सी टूट गई बीच प्रोग्राम में। अब मैंने अपना एक्सप्रेशन जारी रखा, वही जो स्माइल होती है। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा देखा जाएगा, मन ही मन में सोचा और पूरा प्रोग्राम किया। ईश्वर की कृपा से कोई ऐसी बात नहीं, पर शाह ऑफ ईरान की वाइफ स्टेज पर लेकर आई। पता नहीं पंडित नेहरू थे या इंदिरा गांधी थी, कोई न कोई साथ में था। तो वो मेरे पास आई। उसने कहा आई नो, शाह ऑफ ईरान की वाइफ ने मेरे से कहा कि तुम्हारी योर बेल्स दे ब्रोक इन बिटवीन। मैंने कहा यस, बट सरप्राइजिंगली यू केप्ट ऑन डांसिंग। मैंने कहा हाँ, कोर्स आई केप्ट ऑन डांसिंग, आई डिडंट पे अटेंशन टू दैट। इसी प्रकार से रशिया में व्हेन आई वाज डांसिंग तो कुछ पहन रखा था मैंने जो शीशे का था, और शीशा टूट गया और शीशे का टुकड़ा मेरे पाँव में चुभ गया। तो मैंने कहा अब क्या करूं। थोड़ी देर में पाँव में से खून निकलने लगा। सारे म्यूजिशियन घबरा गए, बट आई केप्ट ऑन डांसिंग। मेरे को कहा गया था अगर स्टैंडिंग अप्लॉज मिले तो रिपीट करना, और मैं रिपीट करती गई टुकड़े को। उसी पाँव के अधीन मैं करती चली गई। पाँव में वो चुभा हुआ था शीशा। खैर किसी प्रकार प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर शीशा निकाला और किसी तरीके से वो प्रोग्राम मैंने किया। और इसी प्रकार से बहुत सारे वाकया हैं जो कहाँ तक कहूँ अब मैं। तो हम बात करते हैं गालिब की हवेली की। अगर हम बात करते हैं, फखरुद्दीन साहब से आप मिलने जाती हैं, कुछ डिस्कशंस होता है, तो कैसे आपके दिमाग में आया कि हवेली को रिस्टोर करना है, या कुछ पहले से आपके दिमाग में चीज़ें थी, या वहाँ जाके आया? कैसे स्टोरी की शुरुआत होती है? फिर 1997 में एक मुशायरा करती हैं आप, बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुलाती हैं। उन दोनों किस्सों के बारे में हम जानना चाहेंगे। गालिब के बारे में पता नहीं, ऐसा लगता है मेरा कोई पिछला रिश्ता है गालिब से। मैंने प्रोग्राम किया था गालिब पर 1973 में। गालिब सेंटनरी मनाई जा रही थी, तो मुझसे कहा गया गालिब की गज़लें पर आप डांस कीजिए। उस वक़्त मेरे गुरु शंभू महाराज जी जिंदा थे, तो मैं उनके पास गई। 2 गज़लें दी गई। आको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के
सर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मैं महाराज जी के पास गई तो मैंने कहा मुझे 2 गज़लें नाचनी है, आप सिखाइए। एक तो आंखों चाहिए थी, दूसरी मुद्दत हुई है यार को मैं माँ किए हुए जोश कदा से। बड़ा अजीब सा उन्होंने मेरे को दिखाया। बोतल उनके पास रखी थी तो बोतल का ऊपर का ढकना उन्होंने जोर से खोला और कहा जोशे कदर से बज़्म चरागाह किए हुए, चरागाह किए हुए। मैंने कहा महाराज जी मैं बोतल थोड़ी लाऊंगी स्टेज पर। खैर फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे भाव बताए। जोशे कदा से बस चरागाह किए, जोशे कदा से बस, जोशे कदा से बस, जोशे कदा से बस चरागाह किए। इसी तरीके से मैं करती चली गई। आज इतने वर्ष हो गए हैं, अब भी मैं जब जब दिसंबर आता है मैं साहित्य कला परिषद के पीछे पड़ जाती हूँ। 1991 से शुरू हुआ गालिब, तब उस वक़्त अटल जी भी जिंदा थे। मैं भागी अटल जी के पास और इससे पहले हक्सर साहब, पीएन हक्सर, who was प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू राष्ट्रपति, मैं उनके से जिक्र किया। इत्तेफाक से उन्हें शौक था, उन्होंने मुझे रेफर किया टू मीट अटल जी। मैं अटल जी के पास गई। अटल जी ने एकदम रेफर किया। साय सिंह वर्मा उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे, मेरे ख्याल में सीएम थे। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने वो नोट पढ़ा, उन्होंने इशारा दिया सबको कि let UMA organize the गालिब सेंटेनरी, गालिब का एक पूरा 3 दिन का समारोह। तो मैंने गालिब को किया। एक दिन कल्चरल प्रोग्राम, एक दिन मुशायरा जिसमें काफ़ी पोएट्स बुलाए, और एक दिन गालिब की हवेली में बातचीत। और वहाँ की जनता जो है, वहाँ गालिब की हवेली के पास उनको इनवाइट करना, और वो लोग आए, उन लोगों ने बातचीत की, बहुत कुछ बताया हवेली के बारे में। जो हवेली का जिस ओनर था उसने वो पोर्शन दे दिया और छोड़ दिया। आज तक वो पोर्शन गालिब की हवेली पे आधारित है और हम लोग समारोह करते रहते हैं साहित्य कला परिषद के साथ। अगर हम बात करते हैं, आपका एक लंबा संघर्ष का जर्नी रहा है, तो एक जो 22 साल या 25 साल की एक यंग उमा शर्मा की अगर हम बात करते हैं, और आज की तारीख में उस उमा को आप क्या सलाह देना चाहेंगी या कैसे मार्ग प्रदर्शन करना चाहेंगे उनका? ऐसा है कि मेरे को संघर्ष
सच्ची बात ये है कि करना नहीं पड़ा। कभी कभी ऐसा भी लगा कि मैं प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करती हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा कौन कितना साथ देगा, पर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अभी भी ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ, पता नहीं कैसे हो जाता है। ईश्वर की कृपा है कि वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे मैंने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जहाँ 5 लोग बैठते थे, अब वो भरा रहता है। स्वामी हरिदास तानसेन संगीत समारोह मॉडर्न स्कूल के शंकरलाल हॉल में मैं करती हूँ। कम से कम उसमें कैपेसिटी 5,000 की आती है। वो खाली रहता था जब मैंने शुरू किया। 5 लोग बैठे थे, आज 5,000 आते हैं। पता नहीं कैसे हुआ। मैंने जब शुरू किया तो शंकरलाल हॉल मेरे को श्री अशोक प्रताप सिंह उस वक्त प्रिंसिपल थे, अब रिटायर हो गए। उन्होंने मुझे दे दिया फ्री में, कहा उमा जी आप कर सकती हैं यहाँ पे। मैंने शुरू किया तो 5 लोग बैठे हुए, मैं रो पड़ी। मैंने सोचा इतना एफर्ट करने के बाद में अब मेरे को हॉल भी मिल गया है, 5 लोग बैठे हैं, मैं रो पड़ी। इत्तेफाक से पंडित रविशंकर जी आए और आलम खान बजा रहे थे, अली अकबर खान साहब के बेटे। रविशंकर जी आए मेरे पास, कहते हैं उमा क्यों रो रही हो? फिर मैंने कहा 5 लोग बैठे हैं, आप देखिए। उन्होंने कहा फिक्र मत करो, ये हॉल भरेगा। और आज जब होता है स्वामी हरिदास तो कम से कम 4-5 हजार लोग वहाँ बैठे रहते हैं। मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। ये सब मैंने बड़ी मुश्किल से किया, पर किया और हुआ और हो रहा है। अब मैं जानती हूँ कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में बड़ी मुश्किल होती है, पर पता नहीं आसानी से कर जाती हूँ मैं। और देखती रहती हूँ कि कमाल है किस तरीके से स्वामी हरिदास का हॉल भर जाता है। और भी प्रोग्राम करती हूँ, महाराज लीला का, स्वामी हरिदास का, गालिब का, सब पे ईश्वर की कृपा है। हर साल मेरे को साहित्य कला परिषद के पीछे पड़ना पड़ता है। अब वो उतना इंटरेस्ट वो लोग नहीं लेते हैं और ये कह देते हैं देखेंगे उमा जी अगर करते हैं कि नहीं। पर मैं रोज साहित्य कला परिषद के पीछे पड़ जाती हूँ और उनके ऑफिस में जाती रहती हूँ। उनके ऑफिस में जाके रोज फोन करती हूँ कि प्लीज कर दीजिए। दिसंबर में गालिब का बर्थडे होता है, पर वो कैसे न कैसे हो जाता है। मुझे मालूम नहीं है कैसे होता है, पर पीछे पड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है गालिब के लिए।
बाकी तो स्वामी हरिदास, उसकी तारीखें फिक्स हो चुकी हैं, 10, 11, 12, कड़क कड़ाती हुई सर्दी में जनवरी पर होता है वो फेस्टिवल, और खूब पब्लिक आती है। 5,000, 4-5 हज़ार लोग कहाँ से कैसे आ जाते हैं, मैं आश्चर्यचकित रह जाती हूँ। मैं देखती हूँ, चिंता रहती है हॉल भरेगा कि नहीं, पर पता नहीं कैसे वो भर जाता है। ईश्वर की कृपा है, बाकी तो मैंने उसके हाथ में छोड़ा हुआ है। देखते हैं कैसे होगा और होता रहेगा। अगर हम बात करते हैं काल चक्र की, एक समय का पहिया आपको घुमाने का मौका मिले और आपको पीछे जाने का मौका मिले, तो आप किस दिन को या किस टाइम को या किस इंसान से आप मिलना चाहिए? पीछे जाने का मौका मुश्किल है, पीछे जाना नहीं चाहती, मैं आगे ही बढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आगे बढ़ती जाऊं, और जैसा समय मेरे को सामने आएगा, मैं उसके अनुसार चलती जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि एक मौका ऐसा है जब मैंने बहुत तरक्की की, तरक्की करके आगे बढ़ती चली गई। उस समय को मैं देखती हूँ तो विचार आता है कि उस समय पे मैं चली जाऊं, पर मैं क्यों जाऊं? अब जो समय है उसको मैं देख रही हूँ, उस समय अनुसार मैं चलती चली जाऊं। जैसा भी आए, चाहे मेरे को संघर्ष करना पड़े, कोई बात नहीं, मैं संघर्ष करूंगी। मैं घबराती नहीं, समय अनुसार मैं चलती चली जाती हूँ। सोचती हूँ कि जैसे गालिब पे समय आया था, गालिब की हालत बहुत खराब हो गई थी, एक कमरे के अंदर वो घुस के रह गए, तब उन्हें निकाला गया कमरे में से और ये कहा, गालिब साहब आप बाहर रोशनी को देखिए। गालिब रोशनी नहीं देखना चाहते थे, अंधेरे में रहना चाहते थे, फिर भी वो शेरो शायरी करते चले गए। उसी प्रकार मैं सोचती हूँ कि क्यों मैं घबराऊं, जैसा समय आएगा वैसे मैं आगे बढ़ूंगी और समय को स्वीकार करूंगी, बाकी उसके हाथ में है। अभी आपने बात बोली समय की, और आपने बोला कि एक आपका एक बहुत लंबा जर्नी रहा है कि ना, हम चलेंगे तो कारवां बन जाएगा, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे। तो अगर आपके कारवां में बात करें, एक सफलता का एक शिखर भी आपने देखा, तो कुछ आज इस पड़ाव पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उस समय साथ थे, आज आपके साथ चले गए, जस्ट फायदे की वजह से मैं कहता हूँ। आपको उस समय चीज़ें बहुत ईज़िली हो जाती होगी एक समय पे, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा भी दौर आपको देखने को मिलता है? बात यह है कि मेरे साथ जो थे काफी लोग चले गए, जो मेरे करीब थे, मेरे मित्र थे, उनको मैं बहुत परेशान होकर
सोचती हूँ कि वो क्यों चले गए। अरुणा वासुदेव, काफी नाम था उनका लिखने में, बड़ी पुस्तकें लिखी उन्होंने। उमा वासुदेव, जब भी उमा वासुदेव के बारे में सोचती हूँ तो मेरी घनिष्ठ मित्र थी, वो चली गई साथ छोड़ के। इसके बाद मेरे करीब मेरी बहन रमा रंजन, मैरिड, अभी अभी साथ छोड़ गई। उनको मैं बहुत मिस कर रही हूँ और सोचती रहती हूँ वापस आ जाओ। मेरे संघर्ष में वो राय देती थी। मैं क्या पहनकर जा रही हूँ डांस करने के लिए, वो देखती थी कि मैंने सही पहना है कि नहीं। बहुत राय देती थी। आंसू आ जाते हैं जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ। पर चले गए, सब चले गए। अब देखा जाए तो इस संघर्ष में मैं अकेले हूँ। मेरे को मजबूत रहना है, मेरे को देखना है ऊपर, अंधेरे में नहीं, रोशनी में देखना है। सूर्य खिलता है, चंद्रमा खिलता है, मैं देखती हूँ, अंधेरे को नहीं देखती। मैं चाहती हूँ उसी प्रकार से मजबूत रहूं जैसे मैं थी और रहूंगी। अभी मेरे को बहुत ऑर्गेनाइज करना है। जनवरी में स्वामी हरिदास, दिसंबर में उससे पहले गालिब। तो मैं अगर ढीली पड़ गई तो कैसे मैं करूंगी। एक विचार ये भी है कि क्या कर पाऊंगी। सोचती हूँ पीछे की तरफ जाऊं तो मैं मजबूत रही हूँ, पीछे भी मैं ढीली नहीं पड़ी कभी, कभी भी। स्कूल में भी मैं बहुत ऑर्गेनाइज करती थी प्रोग्राम। ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सब साथ देते थे। जब स्कूल डेज को सोचती हूँ तो अपने आप को मजबूत पाती हूँ। मैं कभी ढीली नहीं पड़ी, न पढ़ूंगी। मैं आपसे इस बात को कह रही हूँ, मजबूती से कह रही हूँ कि मैं ना आगे ना पीछे कभी ढीली नहीं पड़ी। मजबूत रहूंगी और रही हूँ और ऐसा होता रहेगा। अगर हम बात करते हैं आपकी एकेडमी की, अगर किसी बच्चे को आपकी एकेडमी को ज्वाइन करना है या यहाँ आके सीखना है तो वो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं? मेरी एकेडमी खुली है बड़ी औरतों के लिए, मिडिल क्लास और यंगस्टर्स और छोटे बच्चे, ऑल आर वेलकम। सबके लिए खुली है। अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चे और मैं चाहती हूँ कि सही जगह पर जाएं। ऐसा नहीं हो कि गलत टीचर के पास में गलत सीखें और फिर मैं कई कई बार जजमेंट के लिए जाती हूँ। तब वहाँ देखती हूँ, मुझे तरस आता है कि कितनी गलत ट्रेनिंग इनको मिली है। टीचर भी आता है साथ में तबले पर संगत करने के लिए।
लेकिन कुछ कहना मेरे को हक नहीं है, ना मैं कहना चाहती हूँ, पर मैं यही कहती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, भाषण देती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि आओ, अब हमारी एकेडमी आपके लिए खुली है, आप शिक्षा प्राप्त करो। क्योंकि मैं बच्चों को देखती हूँ और अगर उसमें कुछ गलत देखती हूँ तो मैं पकड़ लेती हूँ टीचर को और उससे बातचीत करती हूँ मेरी एकेडमी में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर एकेडमी. I am not supposed to interfere in that. But my academy मेरे हाथ में है. मैं बोल देती हूँ एकदम टीचर से कि ये तुमने गलत बताया है, सही बताओ. तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी बच्चे आते हैं ये सही शिक्षा प्राप्त करें, ये मेरा मकसद रहता है. इंसान को जो भी आप लाइन पकड़ते हैं, आर्टिस्टिक लाइन या इंजीनियर, सो एंड सो फोर्थ, उसमें मजबूत रहे, अच्छी तरह से उसको निभाएं. आर्टिस्टिक लाइन इतनी वो नहीं है कि आप मनो पैसा कमाएं. कमा भी सकते हैं, पर उसमें ये रिस्क भी रहता है कि आप कुछ ना कर पाए, आपको प्रोग्राम नहीं मिल रहे हैं, ये भी होता है. लेकिन अब जैसे मैंने ये एकेडमी बनाई, मुझे नहीं मालूम था मैं कैसे बनाऊंगी. मैंने शुरू कर दिया इसका कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन जब मैं कर रही थी तो उसमें मेरे को एक समय ये आया कि कंस्ट्रक्शन रुक गया, क्योंकि मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, पर मेरे पास पैसा नहीं था. फिर मैं भागी इधर उधर, पीएन अक्सर साहब के पास, अटल जी के पास, साहिब सिंह वर्मा, ये सब लोग. मैं पहुंची तो किस तरीके से मेरे को उस वक्त 76,000 was too much. किस साल की बात होगी अराउंड? This is in about 75, 76, 75, 70. 74. तब मेरे पास नहीं था. और उस वक्त मेरे को डोनेट किया अटल जी ने. डोनेशन उनका मिला 76,000. मेरे लिए काफ़ी था. मैंने बना के कंप्लीट किया. और धर्मवीर जी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने भी मदद की. उन्होंने कहा, उमा तुम बना रही हो, लेकिन तुम्हें कोई परिश्रम कर पाओगी? तो मैंने उनसे कहा मैं कर लूँगी. उन्होंने कहा गो अहेड. उन्होंने भी मदद की. एएन झा साहब ने, उन्होंने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर
बनकर आए वो, उन्होंने मदद की। तो इस तरीके से ईश्वर की कृपा से मेरे को चारों तरफ से मदद मिली और मैंने एकेडमी कंप्लीट कर दी। हालांकि दिल में घबराहट थी कि कर पाऊंगी कि नहीं, पर ईश्वर की कृपा से मैंने करी कंप्लीट। और मेरे पिताजी हमेशा रात को बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे जो चुकी चल रहा था वो बैठा करते थे। उनका साथ मेरे को बहुत मिला। इस तरीके से कंप्लीट हो गए। आज हमने डॉक्टर उमा शर्मा जी के साथ बातचीत करके कथक की गहराइयों और उनकी कला यात्रा के अनेक पहलुओं को समझा। उनकी बातें केवल नृत्य नहीं बल्कि जीवन के दर्शन को उजागर करता है। जैसा कि मिर्ज़ा गालिब ने एक और खूबसूरत बात कही है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। डॉक्टर उमा शर्मा जी की कला साधना भी ऐसी अथाह और अनवरत है, जहां हर प्रस्तुति एक नई ख्वाहिश और एक नया अरमान जगाती है। मिलते हैं अगली कड़ी में एक और कलाकार, एक और रूह से भरी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कला वही है जो विचार बन जाए और विचार वही है जो परिवर्तन लाए। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।